आदेश के लिए मैं आशु सक्सेना 17वीं लोकसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही देश 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए तैयार हो जाएगा। मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार का श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें उसने यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल की कड़ी भर्त्सना की। वहीं केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के खिलाफ तमाम वो राज्य सरकारें गोलबंद नजर आ रही हैं जो गैर भाजपा सरकारें हैं। बजट सत्र के दौरान पिछले 2 दिन लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर केरल और कर्नाटक सरकारों ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरुवार को केरल की वामपंथी सरकार के नेतृत्व में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के इंडिया गठबंधन के घटक दल एक मंच पर नजर आए। तमाम मुख्यमंत्री एक मंच पर थे। केरल के मुख्यमंत्री विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और तेज तर्रार नेता स्वतंत्र सांसद कपिल सिब्बल ने इस शिरकत की। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 10 साल से जब से उसकी हिस्सेदारी रोकी हुई है, कर राजस्व के अलावा अन्य देय राशि को रोके हुए है, जिससे प्रदेश की विकास कार्य को प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचा जो है, लोकतंत्र का संघीय ढांचा जो है, उसको बर्बाद किया जा रहा है और इसको रोकने के लिए हम यहां आए हैं। ये करने वाला चोर है। दिल्ली में मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया थे, गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सबका दवा दारू सब फ्री। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, इतना महंगा इलाज सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को। मैं पूछ रहा हूं, लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला चोर है? किसी को भी पकड़ के चोर 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 चिल्लाना चालू कर दें, वोट किस का होगा फिर? और देखो ये कितना नफरत करते हैं। पंजाब कुर्बानियों का स्टेट है, 90% कुर्बानियां देश की आजादी के लिए पंजाबियों की हैं। आज भी हमारा कोई गांव नहीं होगा पंजाब का, 13,500 गांव है, एक भी गांव नहीं होगा जहां किसी ने किसी शहीद का बुत ना लगा हो, कोई उसकी याद में गेट ना बना हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई का हो, चाहे आजादी की लड़ाई का, चाहे 65 का, चाहे 71 का, चाहे 62 का, कोई ना कोई शहीद है। और हर तीसरे गांव में कोई ना कोई गुरु चरण, उनके चरण छू प्राप्त धरती है। और पंजाबी वतन परस्त हैं, देश के लिए लड़े। और ये क्या कर रहे हैं, सिला क्या दे रहे हैं? हमने 3 झांकियां 26 जनवरी की परेड के लिए दी। एक में भगत सिंह, देश की कुर्बानी, पंजाब की कुर्बानियों का इतिहास, उसका टाइटल था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, महाराजा रणजीत सिंह, जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ सब था उसमें। दूसरे में माई भागो, फर्स्ट लेडी सिख वॉरियर, फर्स्ट माई भागो जो लड़ी, बहुत दलेरी से लड़ी। और तीसरा था पंजाब का कल्चर, हमारा जो लंगर की प्रथा, हमारा जो फुलकारियां, हमारा गिद्दा भंगड़ा, तीनों रिजेक्ट कर दी भाई साहब। पंजाब की झांकी नहीं थी 26 जनवरी में,
क्या पंजाब आजादी के जश्न 15 अगस्त 26 जनवरी पंजाब के बिना मना लोगे? ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले? ये कौन होते हैं करतार सिंह सराभा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले? देश के मालिक बन के बैठ गए। देश इनके बाप की जगीर है क्या? हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, हमको देश लेके दिया और ये बैठ गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। वहां जो भी मुंह में आता बोल देते हैं। कल तो बड़ी राज्यसभा में फेडरल स्ट्रक्चर की बातें हो रही थी कि मैं जब मुख्यमंत्री होता था मुझे यूपीए तंग करती थी, अब क्या हमें सम्मानित कर रहे हो तुम लोग? अब भी तो तंग ही कर रहे हो। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक तरफ आधे घंटे का भाषण, एक तरफ 3-4 लाइनें बस। मैंने बोल दिया था, मेरे सामने बैठे थे पार्लियामेंट में, जब डी राजा जी, मेरे और बहुत से साथी बैठे हैं जो पार्लियामेंट में अभी भी हैं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात पे जुमला चल रहा है ना। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी, हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? बॉन्ड द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है। तो भाजपा ने सोचा कि ये अच्छा तरीका है, अपने आप को अमीर करने का अच्छा तरीका है, तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड फ्लोट किए। हर इलेक्शन के पहले 15 दिन के लिए किसी भी उद्योगपति को, किसी भी शख्स को ये हक होता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किसी भी पार्टी को दे दे। लेकिन उसके लिए उसको एक रक्षा मिलती है। रक्षा ये है कि उसका नाम किसी को पता नहीं होता। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है और पार्टी को जाता है, पार्टी को भी नहीं मालूम होता कि किसके नाम पे बॉन्ड आया है, तो पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है और अकाउंट में चला जाता है। ऐसे ही भाजपा ने लगभग 5,000 करोड़ इकट्ठा किया पिछले कुछ सालों में। 5,000 करोड़। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो पैसा 5,000 करोड़ का आता है, ये इलेक्शन में इस्तेमाल होता है? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एमपी की इलेक्शन लड़नी हो तो आप 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, और अगर एमएलए की इलेक्शन लड़नी हो तो 45 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो जो 95 लाख होता है वो तो व्हाइट पैसा होगा ना, वो तो काला धन नहीं होगा, तो वो तो कैंडिडेट को दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 5 लाख करोड़ इकट्ठा किया इन्होंने, ये इलेक्शन के लिए नहीं इकट्ठा किया, और ना कि इसकी जिम्मेदारी है कि दिखाएं इलेक्शन कमीशन को कि हमने फंड इलेक्शन में खर्चा, तो ये तो इनकी संपत्ति में चले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सरकारें गिरानी होती है ना, तो ये फंड वहां इस्तेमाल होता है। ये फंड वहां इस्तेमाल होता है। आप महाराष्ट्र में सरकार गिरा दो, कैसे गिराओगे? जब तक कोई किसी को फायदा ना हो, वो कैसे गिरेगी सरकार? और अगर आप कहीं और सरकार, मतलब कि इन्होंने 6-7 सरकारें ऐसे गिरा दी। विश्व में कैसा कोई ऐसा देश नहीं है जहां गिनी चुनी सरकारें जो जनता ने भेजी हो उसको गिरा दिया जाए, क्योंकि आप डिफेक्शन के द्वारा पैसे देके आप सरकार गिरा दो। कोई उदाहरण है दुनिया में? कोई उदाहरण नहीं है। फिर इन्होंने इस 5,000 करोड़ से क्या किया, सारे अपने आरएसएस के दफ्तर बनवा दिए। सारे आरएसएस के दफ्तर इस 5,000 करोड़ से बने। आगे क्या किया, अपने दफ्तर बना लिए, जमीनें खरीद ली, जमीनें अपने हक में कर ली, और सारा हिंदुस्तान का जो इनका बीजेपी के नेटवर्क है ना, इंटरनेट नेटवर्क है, ये 5,000 करोड़ से आया है। तो आप किसी भी पार्टी को 5,000 करोड़ मिल जाए, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने ये 5,000 करोड़ इकट्ठा करके सरकारें गिराई और अपना एक नेटवर्क बनाया और अपने लोगों को फायदा दिया। और 5,000 करोड़ आता कहां से है? आपको मालूम है, जिनको फायदा होता है उन्हीं से आता है। आपको मालूम है किन किन को फायदा होता है, वहीं से आता है ये, और किसी को मालूम नहीं। हम अगर पूछें कि भैया किसने पैसा दिया,
कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनका हक है। कानून में लिखा है कि अगर जिसने भी पैसा दिया उसका नाम किसी को बताया नहीं जाएगा, लेकिन इनको मालूम है वो नाम, क्योंकि वो नाम तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है। तो अगर कोई नहीं देगा तो उनके खिलाफ ईडी हो जाएगी, देगा तो ईडी नहीं जाएगी। तो पहली बात तो ये, इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा इन्होंने अपने पक्ष में पैसा इकट्ठा कर दिया। फिर इन्होंने ईडी का कानून बना दिया। कानून लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया। यह कानून 2002 का कानून है, वाजपेयी जी की सरकार से बना। चलिए, इन्होंने अब ईडी के साथ ये क्या करते हैं, अभी मैं शिबू सोरेन जी का केस ही कर रहा था, उसका मैं आपको बता ही दूं उसमें है क्या। इन्होंने कहा शिबू सोरेन जी को कि आपने एक ऐसी जमीन बेनामी है, वो जमीन झारखंड में कहीं है, दूर दराज कहीं है, रूरल सेक्टर में है, देहात में है, 8.5 एकड़ जमीन है, वे बेनामी है। इन्होंने पूछा बताइए कैसे बेनामी है। कहते क्योंकि उसमें लिखा किसी और का नाम है, लेकिन वो और कहता है भाई आपकी जमीन है। तो हमने कहा कि साहब वो तो ट्राइबल लैंड है, जिसको हम बुनियादी लैंड कहते हैं। बुनियादी लैंड ऐसा है, ऐसी जमीन है जो किसी को दी नहीं जा सकती। ट्राइबल लैंड किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो भैया अगर ट्रांसफर ही नहीं हो सकती तो मेरी बेनामी कैसे हो गई? तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी वहां कोई औरत बैठी हुई थी, उसने कहा था कि ये मंत्री जी की जमीन है, तो इस आधार पे उसको गिरफ्तार कर दिया। इसी आधार पे उसने कहा कि साहब मैंने सारी जो भी मेरे पास जमीनें हैं, मैंने सारे उसके सब इनकम टैक्स तो बता रखा है, और मैंने 2007 के बाद कोई जमीन ही नहीं खरीदी। ये जमीन 2009 की है, और एफआईआर कब फाइल हुआ है? 2024 में। 2009 की जमीन 2024 में एफआईआर कहा कि बेनामी है, वहां कोई नाम नहीं है, उस शख्स को जानता नहीं है, ये बिक्री ही नहीं इसकी हो सकती, और वो बेचारा आज अंदर है। It is RSS which is dividing the people in the name of religion, in the name of caste. Now you are dividing the country into north-south, and you will divide the country into east-west. Already you have divided the country north-east. So, Mr. Modi, why it is happening? Under your leadership, the BJP RSS combined is supporting the constitution given to us by Dr. Ambedkar and galaxy of leaders. That constitution defines that India should remain as a secular democratic republic. Indian state should remain as a secular democratic republican state. Now you are trying to support that constitution and make it a theocratic nation, theocratic state. Do you think we will keep quiet, folding our hands? Mr. Modi, that is why our Chief Minister has come to Delhi, national capital, knocking at Parliament, warning you, Mr. Modi, and you are not going to be in power forever. And Mr. Modi, the constitution says Indian state should be a democratic state, welfare state. Now you have made it a state of corporate houses, a state for corporate houses, a state by corporate houses. You do not care for the toiling masses, the working people, the farmers, and you have made it a state for corporate big business houses, and there is compassion for the people. You destroy the welfare character of our state. Mr. Modi, the constitution says, जिन्होंने कहा कि मैं काल चक्र को ही रोक दिया। अयोध्या में बोलते हुए इन्होंने कहा कि काल चक्र को हमने मोड़ दिया। काल चक्र को मोड़ने वाला आज तक न पैदा हुआ न पैदा होगा, और काल चक्र घूमेगा, और जब घूमेगा तो बड़े लोगों की बात छोड़िए, हमारे एक बहुत प्रसन्न हिंदी फिल्मी एक्टर थे जो ह्यूमरस रोल्स करते थे, पुराने लोगों को याद होगा, शायद इस पीढ़ी को भी, जॉनी वॉकर का नाम तो सुना होगा। जॉनी वॉकर साहब का बेचारे मरते मरते बहुत ही गरीबी में मरे,
उस समय किसी पत्रकार ने उनसे पूछा क्या कहते हो आप, एक समय तो ऊंचाई पे चढ़े हुए थे, कोई फिल्म नहीं बनती थी बिना आपके, और आपके गाने की वजह से फिल्म मशहूर होती थी, अब कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या कहोगे इसके बारे में? तो जॉनी वॉकर ने कहा, कोई याद रखो, तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, लेकिन वहीं पर बैठा नहीं रहा ना बैठ सकता, उतरना पड़ा। हम सबको वही होगा, जो चढ़ोगे तो उतरोगे, और ये उतरने का टाइम आ गया मोदी साहब के लिए, और ये उतरवाने का टाइम भी आ गया, और इस बिना इनको आज सरकार से हटाए, आज अपनी देश के संविधान को, अपनी देश की चरित्र को, अपने देश को हम जो है बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज की ये जो संघर्ष है सिर्फ चंद पैसों की बंटवारा के बारे में नहीं है, ये है पूरा का पूरा एक संघर्ष हमारे देश की चरित्र के बारे में, हमारे देश के संविधान के बारे में, हमारे देश के अंदर जनवादी अधिकारों के बारे में। और इस लड़ाई को जारी रखना नहीं, इस लड़ाई को हमें जीतना है, और ये लड़ाई हम जीतेंगे 1924 में। बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य से जो 100 रुपए भेजे जाते हैं उसमें से वापस राज्य को सिर्फ 12 या 13 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा तमाम परियोजनाओं के पैसे भी राज्य सरकार रोके रहती है और तमाम परियोजनाएं लंबित लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अक्टूबर माह में बंगाल की टीएमसी सरकार ने भी जंतर मंतर पर धरना दिया था। वो धरना सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में दिया गया था। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल बजट सत्र शुरू होते ही 3 दिन तक कोलकाता में इस मुद्दे को लेकर धरना दिया है और एक दिन के लिए वो दिल्ली यात्रा पे आई और एक देश एक चुनाव मुद्दे पे हुई बैठक में हिस्सेदारी करके वापस कलकत्ता लौट गए। इस तमाम स्थिति को देख के एक बात कही जा सकती है कि मोदी सरकार ऐसा कुछ नया नहीं कर रही है जो कांग्रेस सरकारों ने अपने दौर में नहीं किया। कांग्रेस सरकार के दौर में भी विपक्ष की सरकारों के पैसे रोके जाते रहे। 80 के दशक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बाबू ने कहा था कि राज्य सरकारें जो योजनाएं चालू वर्ष में बेचती हैं उसका पैसा अगले साल मिलता है। तो ऐसा कोई ये नया आरोप नहीं है, लेकिन दिक्कत जो है राज्य सरकारों के सामने वो अब मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ गई है। मोदी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में जीएसटी बिल को पास करा लिया और कर राजस्व का पूरी वसूली केंद्र सरकार कर रही है। राज्य सरकारों के पास सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों का कर जो मिलता है वही है और बाकी केंद्र सरकार के पास है। लिहाजा जो कांग्रेस कर रही थी मोदी सरकार उससे आगे जाके कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कम हो रहा है। इसी तरह आप देखिए, ऐसा नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों के बारे में आरोप कांग्रेस की सरकारों में लगे, लेकिन जिस अंदाज में कांग्रेस ने 9 सरकारें गिरा दी, लेकिन जिस अंदाज में मोदी सरकार इस रणनीति को अंजाम दे रही है वो बहुत खतरनाक है। वो सरकारें गिरा नहीं रही है, 356 नहीं इस्तेमाल हो रहा है, राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा, बल्कि वो पूरी की पूरी सरकार का पतन करके नई सरकारें बना रही है। तो अब देश आगे कहां जाएगा? यूं तो बस 2047 तक हम विकसित राष्ट्र हो ही जाएंगे और देश की जो स्थिति है वो आप भी देख रहे होंगे कि
आप हो या मैं हो, हर आदमी को महंगाई, बेरोजगारी, जो अर्थ की समस्याएं हैं वो तो है ही, इसके अलावा न क्या क्या और झेलना पड़ रहा है। लेकिन दावा है कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र होंगे, जबकि अभी 22-23 साल पहले, 100 साल होने के 22-23 साल पहले हम 81,000 लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं ताकि वो जीवित रह सके। बाकी आप लोग क्या करिए, चुनावी माहौल है, राम में हो चुका है, और चुनाव के बाद परिणाम क्या आएंगे ये तो तभी पता लगेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।